Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to start our next topic and new topic Raman spectroscopy. Raman spectroscopy के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस करना है and it's a new topic for you. First of all, Raman spectroscopy is dealing with scattering of light. लाइट की स्कैटरिंग से डील करती है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्कैटरिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले स्कैटरिंग का मतलब है बिखर जाना. ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब है बिखरना. लाइट के बिखरने से जौन सा है वो डील करती है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्कैटरिंग का जौन सा फिनोमेना है वो आप लोगों ने फिजिक्स में पार्ट 2 में यानी कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सारे फिनोमेनाज आपने पढ़े होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ दोबारा से. स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना. लाइट की स्कैटरिंग एक ऐसा फिनोमेना है इन विच लाइट रेज गेट डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ. लाइट रेज जो सी हैं वो क्या कर देती हैं? डेविएट यानी कि अपने पाथ से, सीधे पाथ से जहाँ वो जा रही होती हैं उससे मुड़ जाती हैं. ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल, किसी भी चीज़ से स्ट्राइक करने के बाद, वो चीज़ डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स भी, वाटर वेपर्स भी. ठीक है, किसी भी चीज़ से लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन उसके रास्ते में अगर कोई भी चीज़ आ गई है तो उसको टकराने के बाद लाइट जो सी है वो स्कैटर कर जाती है, लाइट बिखर जाती है. ठीक है, इसकी मैं स्मॉल एग्जांपल दूंगी आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आप लोग एक हमारे पास सोल्यूशन होता है वाटर प्लस शुगर का सोल्यूशन. ठीक है, अब ये जो वाटर प्लस शुगर का सोल्यूशन होता है ये क्लियर सोल्यूशन होता है. ठीक है, क्लियर एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है हमारे पास. जब लाइट यहाँ से आती है, लाइट रेज आती हैं, तो जिस तरह ये लाइट रेज आती हैं इसी तरह इसके अंदर से निकल जाती हैं. लेकिन इन केस ऑफ जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशंस वो वाले सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स हर वक्त उड़ते रहते हैं. ठीक है, कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, हमेशा मूविंग कंडीशन में रहते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशंस में हमारे पास एग्जांपल है मिल्क की. मिल्क इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन. उसके अलावा ब्लड इज़ अ कोलाइडल, ब्लड भी कोलाइडल सॉल्यूशन है. ठीक है, जब इसके अंदर लाइट हमारे पास आएगी, स्ट्रेट मूव कर रही होगी, आफ्टर जो इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, उनके साथ टकराने के बाद लाइट जो सी है वो क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड हो जाएगी, अपने रास्ते से बिखर जाएगी. ठीक है, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि किस तरह स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है. और इस फिनोमेना को हम लोग टिंडाल इफेक्ट भी कहते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन मैट्रिक केमिस्ट्री. मैट्रिक की केमिस्ट्री में ये प्रेजेंट है, अगर आप लोगों को याद हो तो. अदरवाइज ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है. ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपके सामने हैं इन डायग्राम में. सबसे पहले है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटोन या लाइट रेज आ रही है, किसी भी ऑब्स्टेकल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ टकरा रही है एंड बाउंस बैक कर रही है इन डिफरेंट एंगल पे. ठीक है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. ट्रांसमिशन में क्या होता है कि लाइट जो सी है आ रही है, स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट जो सी है वो जार हो रही है और बाकी ट्रांसमिट हो गई है, निकल गई है. अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सारी लाइट रेज जो आ रही हैं वो अब्जॉर्ब्ड हो गई हैं बाय द मॉलिक्यूल से या ऑब्स्टेकल से, जो भी चीज़ हमने उसके सामने रखी है. एंड स्कैटरिंग से क्या होता है कि लाइट रेज आ रही हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रही हैं, टकरा के एक डिफरेंट एंगल पे और डिफरेंट तरफ पे जो है वो स्कैटर्ड हो रही हैं, बिखर रही हैं. दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी. रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सी है वो डिस्कवर्ड की थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है सीवी रामन. सीवी रामन एक साइंटिस्ट है. इन 1928 में उसने ये डिस्कवर्ड की थी जब टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सोशल मीडिया भी इतना इन नहीं था, कोई भी चीज़ इतनी इन नहीं थी. तब इसने ये अपने पार्ट टाइम रिसर्चेस करके ये जौन सी रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है डिस्कवर्ड की थी. एंड इट इज़ वेरी फंडामेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी अमंग ऑल अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है? कॉमनली यूज होती है इन केमिस्ट्री में टू प्रोवाइड अ फिंगरप्रिंट
बाय विच मालिक्यूल कैन बी आइडेंटिफाइड। ये क्या करती है कि फिंगरप्रिंट एक पीक दे देती है हर मालिक्यूल की सेपरेटली, जिससे हम मालिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या करते हैं कि आयर में भी एक फिंगरप्रिंट और एक फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, और फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पीक आ जाती है जो उस मालिक्यूल की ही स्पेसिफिक होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपना थंब प्रिंट लगाते हैं और हमारा थंब प्रिंट जो सा है वो हमारा ही है, ठीक है, वो किसी और का नहीं हो सकता कभी भी। इसी तरह जो सा एक स्पेसिफिक पीक आ जाती है और वो स्पेसिफिक पीक एक ही मालिक्यूल की होती है, वो दूसरे मालिक्यूल की नहीं हो सकती। तो क्या है, फिंगरप्रिंट से हम लोग किसी भी मालिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में है थोड़ा सा। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न्ड विद रेडिएशन स्कैटरिंग फ्रॉम अ सैंपल। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसर्न करती है कि किस तरह रेडिएशंस जो सी हैं स्कैटर्ड होती हैं बाय इंटरेक्टिंग विद द सैंपल, और वो सैंपल हमारा कोई भी मालिक्यूल हो सकता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व, और ये यूज़ होती है ऑब्जर्व करने के लिए रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड अदर लो फ्रिक्वेंसी मोड्स। ठीक है, यूवी में हम लोगों ने पढ़ा बाय लाइट जब आती है मालिक्यूल के साथ या सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। आईआर में हम लोगों ने देखा बाय इंटरेक्टिंग द लाइट विद द सैंपल वाइब्रेशनल मूड्स आते हैं, डिफरेंट स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन मूड्स, और वो डिपेंड करती है मालिक्यूल की कंडीशन डायपोल होनी चाहिए। अगर मालिक्यूल डायपोल मूवमेंट दे रहा है तो फिर वो आयर की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेशंस देगा और आयर एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे बोथ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एंड अदर लो फ्रिक्वेंसी मोड्स इन अ सिस्टम, कि आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द रेडिएशन मालिक्यूल के साथ, मालिक्यूल ये फॉर एग्जांपल ये रेडिएशन आ रही है फोटोन की, और ये जब मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये क्या होगा, मालिक्यूल डिफरेंट वाइब्रेशनल और रोटेशनल वाइब्रेशंस किस तरह से देगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इट रिलाइज, ये किस पे रिलाई करती है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक स्कैटरिंग पे। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल से देखते हैं। अच्छा जी, क्या है, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग का मतलब है बिखर जाना। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पार्टिकल है, और ये पार्टिकल कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, या कोई भी मालिक्यूल हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब इसके ऊपर जब हमारे पास रेडिएशन आएगी, फोटोन की रेडिएशंस आएंगी, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगी। ये EMR जोन सी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन UV भी हो सकती हैं और IR भी हो सकती हैं। जनरली मैं डिस्कस कर रही हूँ इसको। ठीक है, जब इसके ऊपर आएंगी, इसके ऊपर फॉल करेंगी, तो क्या होगा कि ये रेडिएशन जिस एनर्जी के साथ आई हैं या तो उसी एनर्जी के साथ निकल जाएंगी बाहर को। ठीक है, सेम एनर्जी के साथ निकल जाएंगी, उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। जब उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो वो हमारे पास होगी इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, नो एनर्जी चेंज, नो ई चेंज, ई फॉर एनर्जी। ठीक है, नो एनर्जी चेंज। अब क्या है कि अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के बाद विद अवर पार्टिकल, वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम है या मालिक्यूल है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो यहाँ तो उसकी एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज आएगा, या उसकी एनर्जी में डिक्रीज आएगा। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ तो उसकी एनर्जी में इंक्रीज आएगा, रेडिएशन जो निकलेगी स्कैटर्ड होके या तो वो ज़्यादा की होगी या तो वो हमारे पास कम की होगी। और ज़्यादा की कब होगी, जब वो क्या करेगी, मालिक्यूल से एनर्जी ले लेगी, टकराने के बाद मालिक्यूल से एनर्जी ले लेगी और उसकी जो सी अपनी एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो फिर ज़्यादा एनर्जी के साथ बाहर निकलेगी। या तो वो क्या करेगी कि मालिक्यूल को अपनी एनर्जी जो सी है वो शिफ्ट कर देगी, जिसकी वजह से उसकी पहले एनर्जी फॉर एग्जांपल 50 जॉल थी और बाद में निकलने के बाद उसकी एनर्जी जो सी है वो 20 या 30 रह गई है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी जो सी है वो मालिक्यूल को या पार्टिकल को जिसके साथ भी उसने इंटरेक्ट किया उसको दे दी है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब ये जो लाइट स्कैटर्ड होकर निकल रही है उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अंडर आएगा इन इलास्टिक कोलिजन।
इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के साथ क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। या तो वो दे देगा उसको और या तो वो ले लेगा उससे पार्टिकल, कोई भी जो पार्टिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये स्कैटरिंग एग्जाम्पल, इसके अंदर मैं थोड़ी सी और आपको बता दूं, बिल्कुल लाइक आ कैरम बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा या कभी खेला होगा। कैरम बोर्ड है और कैरम बोर्ड पे हम लोग क्या करते हैं कि आप एक स्ट्राइकर होती है, ठीक है, उसके साथ हम अपनी फिंगर या हैंड के साथ उसको स्ट्राइक करते हैं तो बाकी सारे जो पीसेस होते हैं वो हिट होते हैं उससे और सारे बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह लाइट रेडिएशन एक स्ट्राइकर है जो कि क्या करेगी कि मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगी और फिर स्कैटर्ड होकर जो है वो बाहर निकल आएगी, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने इलास्टिक को देखा और इन इलास्टिक को देखा। अब इसके अंदर 3 और फेनोमेनास हैं, ठीक है। एक तो है रेले स्कैटरिंग, इसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई, इस तरह आपको समझा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि बच्चों को इस तरह समझाने से ज़्यादा अच्छी और जल्दी समझ आ जाएगी, इसलिए आई एम नॉट प्रिपेयरिंग स्लाइड, मैं स्लाइड नहीं प्रिपेयर की। एंड एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, EFFECT, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। अब क्या है, रेले स्कैटरिंग में क्या होगा कि जब लाइट रेडिएशन आएगी मॉलिक्यूल के साथ, याद रहे मॉलिक्यूल की बात, यहाँ पे मैंने ओवरऑल मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन और हर चीज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हर सैंपल जो ले सकते हैं उसकी बात की। यहाँ के अंडर रेले स्कैटरिंग में बात कर रही हूँ जस्ट मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जब सॉरी रेडिएशन आ रही है, मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो क्या होगा कि ये रेडिएशन जिस तरह आई थी बिल्कुल वैसी की वैसी ही निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे की वैसे ही स्कैटर्ड हो जाएगी, ना वो एटम को अपनी मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी देगी और ना ही उस मॉलिक्यूल से अपनी एनर्जी लेगी। इस केस में हमारे पास एनर्जी चेंज नहीं आएगा। जब एनर्जी चेंज नहीं आएगा इस केस में, तो हम इस टाइप की स्कैटरिंग को कहेंगे रेले स्कैटरिंग, ठीक है। और इट इज़ अंडर द इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंडर आएगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में भी चेंज नहीं आता, इसमें भी हमारे पास चेंज नहीं आएगा। दूसरी तरफ है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होगा कि हमारे पास रेडिएशन आ रही है, वो हम लोग फॉल करवाएंगे किसी चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, याद रहेगी, ही डिफरेंस है इसके अंदर। ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर करवाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है। जब इसके ऊपर फॉल आउट करवाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, जो रेडिएशन हमारे पास निकलेगी वो क्या होगी, कम एनर्जी की होगी, ठीक है, लेस एनर्जी की होगी। अब एनर्जी जो सी है उसको, लाइट की जो रेडिएशन है वो एनर्जी की फॉर्म में, हम एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी से, हम लोग वेव नंबर से एंड लैम्डा से उसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं जस्ट फ्रिक्वेंसी से करूँगी। यहाँ पे जिस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी से वो आई और उसी रेडिएशन से निकल गई, V = V', ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट रेडिएशन आई चार्ज पार्टिकल के साथ, जो है वो चार्ज पार्टिकल के साथ जो है वो स्ट्राइक की। चार्ज पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ कि जो रेडिएशन निकली वो लेस एनर्जी की निकली, ठीक है। यानी कि ये जो आ रही है रेडिएशन वो ज़्यादा की है और जो निकल रही है वो लेस एनर्जी की है, उसकी फ्रिक्वेंसी लेस है। अब क्यों लेस है उसकी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी जो सी है स्ट्राइक करते वक्त, इंटरेक्ट करते वक्त चार्ज पार्टिकल के साथ उसको अपनी एनर्जी जो सी है वो शिफ्ट कर दी थी, उसको दे दी थी, जिसकी वजह से जब फिर वो रेडिएशन निकली वो कम एनर्जी की निकली, ठीक है। अब जब उसने उसको अपनी एनर्जी दे दी तो उसकी एनर्जी की वजह से वो मॉलिक्यूल जो सा वो जो चार्ज पार्टिकल है वो वहाँ पे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैं एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि एक गन है, गन के अंदर बुलेट है और वो हमारे बुलेट है और सामने बॉल पड़ी हुई है एक टेबल पे और वो इन रेस्ट पोजीशन पे है। जब हम उस बॉल को वो बुलेट मारेंगे तो बॉल जो सी है वो अपनी रेस्ट पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और जो बुलेट उसको स्ट्राइक करने के बाद निकलेगी या आगे को चली जाएगी उसकी एनर्जी कम होगी,
ठीक है। जो बुलेट गन से आ रही है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो बॉल के साथ स्ट्राइक की है, स्ट्राइक करने के बाद जो नेक्स्ट आगे जाएगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी बॉल को शिफ्ट कर दी है और बॉल उसकी एनर्जी लेने की वजह से वहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू कर दी है। यहाँ पे भी क्या होगा कि एनर्जी की रेडिएशन आ रही है वी फ्रिक्वेंसी से, और जब उसने चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट किया है तो एक लेस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो सी है वो निकली है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी रेडिएशन ने अपनी एनर्जी चार्ज पार्टिकल को दे दी है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल वहां पे वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया, और जो हमारे पास रेडिएशन स्कैटर होके निकली है, जो बाहर आई है, वो जौन सी है लेस फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है। अब इन दोनों इफेक्ट्स के दरमियान होता है हमारे पास रामन इफेक्ट या रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट इज वंस इन मिलियन। ठीक है, इट इज अ बहुत रेयर फिनोमेना है ये। अब होगा क्या कि हम लेंगे मॉलिक्यूल एक, ठीक है, माइंड द डिफरेंस, मॉलिक्यूल है यहाँ पे दोबारा, जब वो आएगा रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेगी, जब वो आया रेडिएशन इसके ऊपर फॉल की, अब रेडिएशन में क्या होगा, एनर्जी चेंज आ जाएगा। पहले तो रेले में आपने देखा कि रेडिएशन आई, मॉलिक्यूल पे फॉल हुई, रेडिएशन एनर्जी चेंज नहीं हुआ, जिसको हमने रेले स्कैटरिंग कह दिया। अब क्या होगा, रेडिएशन आएगी, मॉलिक्यूल पे फॉल करेगी, जो यहाँ तो उसकी एनर्जी कौन सी है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, और यहाँ तो उसकी एनर्जी कौन सी है वो डिक्रीज करेगी। टू केसेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, टू केसेस होंगे, यहाँ उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ उसकी एनर्जी कौन सी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इस स्कैटरिंग को, इस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रामन स्कैटरिंग। इसमें क्या होगा, रेडिएशन जब आ रही है तो क्या होगा, जब वो एनर्जी जोन सी है मॉलिक्यूल को दे देगी तो उसकी एनर्जी में कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और वो डिक्रीज एनर्जी के साथ निकलेगी, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दी थी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ने वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन शो कर दी एक। और दूसरा ये होगा कि समटाइम्स हमारे पास मॉलिक्यूल रेडिएशन जो आ रही है वो क्या करेगी, वो मॉलिक्यूल से एनर्जी जोन सी है वो ले लेगी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी में इंक्रीज आ जाएगा। इसकी वजह से भी वो रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन शो करेगी। कैसे शो करेगी, अब ये मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट बताती हूँ स्लाइड्स में। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये अब हमारे पास मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्ट करने के बाद हो गई, ये अब हमारे पास हो गई इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इन इलास्टिक में, जैसे मैंने पहले बताया कि इन इलास्टिक में होती है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो रामन एक ऐसी स्कैटरिंग है जब वो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पटन, रेले एंड रामन। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पटन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया था, अदरवाइज रेले एंड रामन आर योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन योर सिलेबस। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल के साथ वो टकराएगी तो यहाँ तो मॉलिक्यूल जो सा है वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन लेवल पे है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, हाई वाइब्रेशन लेवल पे चले जाएगा। यहाँ वो लो रोटेशनल लेवल पे है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, हाई रोटेशनल लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो सा अगेन प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है हाई रोटेशनल और वाइब्रेशन लेवल पे, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा और लो वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल पे आ जाएगा, जिसकी वजह से जो फिर रेडिएशन निकलेगी वो एक इंक्रीज्ड एनर्जी की रेडिएशन जोन सी है वो हमारे पास निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इस मॉलिक्यूल ने जोन सा है वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं किया, और यहाँ पे रेडिएशन की एनर्जी को चेंज नहीं किया, और यहाँ पे रेडिएशन की एनर्जी चेंज हो गई है। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट द मॉलिक्यूल चेंज द एनर्जी? क्या सर्कमस्टांसेस हुए हैं, क्या कंडीशंस हुई हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ने जोन सा एनर्जी को चेंज कर दिया। अब ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट जोन सा है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन और आप लोगों को स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना समझाने के लिए ये सारा यहाँ पे लिखा है अबाउट रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड वेरी वेल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी सेम है, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन
जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन क्या करेगी, इंसिडेंट अपॉन अ सैंपल, सैंपल पे गिरेगी, मॉलिक्यूल पे गिरेगी, देन दिस लाइट विल इंटरेक्ट विद द सैंपल, लाइट इंटरेक्ट करेगी सम फैशन से, इट में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, स्कैटर्ड और ऑब्जॉर्ब भी हो सकती है, लेकिन इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइट विल बी स्कैटर्ड, ठीक है। इट इज स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, ये डील करती है स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन से, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। रेडिएशन की स्कैटरिंग से ये रिलेट करती है, जो इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास इन इलास्टिक स्कैटरिंग का, यहाँ से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दूंगी मैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग जो है रामन में हो रही है, एक तो होगी एंटी स्टॉक और एक होगी स्टॉक, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे रामन स्कैटरिंग। और जो इलास्टिक स्कैटरिंग है, पीछे जो देखा कि एनर्जी की रेडिएशन जैसी एनर्जी से आई उसी एनर्जी से मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के बाद निकल गई, ठीक है, यानी कि अब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे रेले स्कैटरिंग, ठीक है। लेट्स सी दिस डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यहाँ पे क्या है, एक तो रेले स्कैटरिंग है और इन दोनों को हम लोगों ने रामन कहना है, ये रामन स्कैटरिंग है, ठीक है, रामन है। और एक है वाइब्रेशनल लेवल्स, ठीक है, एनर्जी स्टेट्स। अब ये जो 0 है इसकी एनर्जी सबसे कम है, 1 की एनर्जी उससे ज़्यादा, 2 की एनर्जी उससे ज़्यादा, 3 की उससे ज़्यादा, 4 की उससे ज़्यादा, यानी कि अपवर्ड वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी जो सी है वो इंक्रीज़ कर रही है, और इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब रेले स्कैटरिंग में क्या होगा, जब लाइट रेडिएशन आई, मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हुआ है, उसने उसको अब्जॉर्ब किया, एक विचुअल एनर्जी स्टेट पे गई। विचुअल एनर्जी स्टेट हम कहते हैं कि ऐसी एनर्जी स्टेट जो जल्दी से ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा रिसाइड नहीं करता, वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। जल्दी से उसने मॉलिक्यूल एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और उसी तरह एनर्जी को जो सा अपने अंदर से स्कैटर्ड आउट करके निकाल दिया, ठीक है, कोई एनर्जी में डिफरेंस नहीं आया। इसको हम लोग कहेंगे रेले स्कैटरिंग, ठीक है। पीछे भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हमने। उसके बाद है रामन स्कैटरिंग। रामन में क्या होगा, एनर्जी चेंज आएगा, ऑब्वियसली पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। और एनर्जी चेंज जो आएगा, एक स्टॉक रामन स्कैटरिंग कहलाएगी और एक हमारे पास एंटी स्टॉक्स कहलाएगी, ठीक है। अब स्टॉक रामन स्कैटरिंग में क्या होगा, लाइट रेडिएशन आई, फॉर एग्जाम्पल 50 की एग्जाम्पल, यानी कि समझाने के लिए आपको बता रही हूँ मैं, 50 एनर्जी की या 50 जॉल चले हम, या 50 एनर्जी की रेडिएशन जोन सी है वो हमारे पास आई। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल 0 से गया था और यहाँ रेले में 0 पे ही वापस आ गया, लेकिन इन केस ऑफ दिस यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल 0 से गया है लेकिन वापस पलट के 1 पे आके रुक गया, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल पे रुक गया है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से गया है और बाय अब्जॉर्बिंग द रेडिएशन और इंटरेक्टिंग विद द रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद हाई एनर्जी लेवल पे आके रुक गया है, ठीक है। इसका मतलब उसने अपने अंदर एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है, रेडिएशन ने अपनी एनर्जी जो सी है मॉलिक्यूल को शिफ्ट की है, जिसकी वजह से अब जो एनर्जी निकलेगी वो कम रेडिएशन की निकलेगी, लेट्स सपोज 20 की निकलेगी, ठीक है, और 30 जो सा इस मॉलिक्यूल ने अब्जॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, एक हायर स्टेट पे आगे रुक गया, ठीक है। अब इसको कहेंगे हम लोग स्टॉक रामन स्कैटरिंग, ठीक है, यानी कि लो वाइब्रेशन लेवल से गया और हाई वाइब्रेशन लेवल पे आके रुक गया, एनर्जी जो सी है वो इंक्रीज्ड एनर्जी इसकी एनर्जी मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो गई और लेस एनर्जी की रेडिएशन सी है इसने सी है स्कैटर्ड करके या एमिट करके अपने अंदर से निकाल दी। अब क्या है, मॉलिक्यूल ऑलरेडी हाई वाइब्रेशनल लेवल पे सा है वो पड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब रेडिएशन आएगी पीछे से आएगी अगेन 50 की, ठीक है, 50 की रेडिएशन जोन सी है वो आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल जोन सा है वो दोबारा अपने 0 स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। एक 50 की जो रेडिएशन आ रही है वो भी अपने अंदर से निकालेगा, प्लस जो पीछे 30 की उसने अब्जॉर्ब की थी वो भी निकाल देगा अपने अंदर से, और टोटल 80 की रेडिएशन निकाल देगा, और यहाँ पे जो एनर्जी में इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी भी रेडिएशन को दे देगा जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से रेडिएशन जो हमारे पास निकलेगी वो एक इंक्रीज्ड एनर्जी की या इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमारे पास निकलेगी इन केस ऑफ एंटी स्टॉक्स रामन स्कैटरिंग।
और इस केस में क्या होगा कि मालिक्यूल वाइब्रेट करेगा फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल से और लो एनर्जी लेवल पे कौन सा वाइब्रेशन करता हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल से और डिफरेंट प्रिंसिपल्स के साथ और डिफरेंट थ्योरीज़ के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इन अ वेरी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ये इंट्रोडक्शन था अबाउट रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। थैंक यू।